हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम आ गए हैं एक और नए चैप्टर के साथ जिसमें हम बात करेंगे आज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 10 आपकी टेक्स्ट बुक का। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे फिजिक्स के पोर्शन की और जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं ऑप्टिक्स की। सर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात करते करते ऑप्टिक्स पे कैसे आ गए? तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लाइट के बिहेवियर को देखते हैं और लाइट के बिहेवियर को देखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जल्दी से पहले चैप्टर का नाम समझते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा मीडियम के बारे में। सर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? नहीं बच्चों, मीडियम डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? डेंसिटी के ऊपर। सर डेंसिटी तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। डेंसिटी का मतलब तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। लाइट जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है और मीडियम किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेंसिटी के ऊपर। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। हमारे पास 3 ग्लास हैं और तीनों की वॉल्यूम क्या कर दी मैंने? सेम। वॉल्यूम सेम का मतलब है कि तीनों एक ही साइज के हैं, तीनों के अंदर बराबर बराबर मटेरियल आएगा। मतलब जितना पानी मैं इस ग्लास में भरूंगा उतना ही पानी बाकी के 2 ग्लास में भी आता है। तो मतलब तीनों की जो वॉल्यूम है वो कैसी है? सेम। अब वॉल्यूम तो मैंने कैसी कर दी है? सेम कर दी है। अब जरा देखते हैं, इसमें हम भरेंगे सॉलिड, इसमें भरेंगे लिक्विड और इसमें भरेंगे गैस। मतलब सॉलिड भरना है तो सर पत्थर डाल दो ना। बिल्कुल बच्चों, पत्थर डाल दो। तो ये हमने सॉलिड डाल दिया। इसमें हमने पानी लिया है, लिक्विड है, और इसमें कुछ नहीं है, मतलब इसमें क्या है बच्चों? गैसेस। अब होगा क्या? हम इनका अगर वजन निकालें, इनका मास निकालें, तो मास किसका ज्यादा आएगा? सर सॉलिड का सबसे ज्यादा मास होता है। लिक्विड का मास कम होता है सॉलिड से, और गैसेस का मास तो सबसे ही कम होता है, सॉलिड से भी और लिक्विड से भी। तो क्या बात समझ में आती है? जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा, जिसका वजन कम उसकी डेंसिटी कम। डेंसिटी के ऊपर हमारी लाइट डिपेंड करती है और डेंसिटी का मतलब क्या है कि जिसका वजन ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। उसके अंदर पार्टिकल्स खूब सारे हैं तो उसकी डेंसिटी कैसी है? ज्यादा। और जिसका वजन कम है उसकी डेंसिटी कैसी होती है? कम। तो लाइट जो होती है ना बच्चों, ये डिपेंड करती है अलग अलग मीडियम पे। मतलब मीडियम का मतलब हो गया कि एयर जो है वो एक अलग मीडियम होगा, पानी के अंदर जब लाइट जाएगी तो वो एक अलग मीडियम कहलाएगा। अगर किसी ग्लास के अंदर, किसके अंदर बच्चों? ग्लास के अंदर लाइट जाती है तो वो एक अलग मीडियम कहलाता है। तो क्या बात समझ में आती है कि लाइट जो होती है हमारी वो डिपेंड करती है अलग अलग मीडियम्स के ऊपर और वो मीडियम डिपेंड करते हैं डेंसिटी के ऊपर। आपने मीडियम को हमें क्यों बताया? तो अब बच्चों ध्यान से सुनना, डेफिनेशन एक ही बार में आपके समझ में आ जाएगी। तो हमारी डेफिनेशन ही कहती है रिफ्लेक्शन की कि लाइट जिस मीडियम में जाती है उसी मीडियम में वापस आ जाती है। भाई रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपके पास क्या था बच्चों? मिरर था। आपके घर में होता है मिरर जिसमें आप अपना चेहरा देख के खुश होते रहते हो और ये सोचते हो कि वाह मैं तो कितना सुंदर हूँ। तो भाई ये मान लीजिए वो मिरर है और इस मिरर में जब लाइट जाएगी तो जिस मीडियम में, कहाँ से गई है भैया? एयर से गई है ना। तो जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ जाए। भाई एयर से ही गई थी, एयर में ही वापस आ जाए, तो उसको तो क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट हमारी अलग मीडियम में जाती है, मान लीजिए ये तो हमारी क्या थी? एयर। यहाँ पर क्या है बच्चों? एयर। ये क्या है बच्चों? ग्लास, कांच है। तो जब लाइट हमारी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्शन वाले पार्ट। अभी देखो जरा कि ये जो बीच में मैं अगर इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर, कैसी लाइन खींची है मैंने? ये परपेंडिकुलर। अगर मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूं तो इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल। तो क्या बोला जाता है? नॉर्मल। तो लाइट जो होती है वो एयर से किसके अंदर जा रही? ग्लास के अंदर, और ये इस तरीके से बैंड हो जाती है। मतलब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी, भले वो बैंड हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। अभी हमको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। लाइट जिस मीडियम में जाए उसी मीडियम में लौट आए तो उसको क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्शन। और लाइट अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो उसको बोला जाएगा रिफ्रैक्शन। तो आपको दोनों वर्ड समझ में आ गए हैं। अब हम जल्दी से बात करते हैं रिफ्लेक्शन की कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड हाउ इट अकर्स। हाँ तो बच्चों शुरुआत की है हमने रिफ्लेक्शन से। तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉज क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन होता कैसे है। तो देखो बच्चों, हमने एक मिरर लिया है और उस मिरर में हम क्या कर रहे हैं? लाइट को ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं।
लाइट जब टकराई तो उसके साथ क्या होगा, रिफ्लेक्शन, क्योंकि जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में लौटी है, तो इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्शन। अच्छा, कुछ छोटी मोटी बातें देखो बच्चों, ये जो यहाँ पर डैश 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 हो रहा है, इसको कहा जाता है पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, यहाँ पर पॉलिश की है, मतलब इस वाले एरिया पे जब भी हम लाइट मारेंगे तो वो बाउंस बैक होके टकराकर लौट के नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये तो पॉलिश्ड सरफेस है ना, ये पॉलिश वाला सरफेस पर लाइट टकरा के वापस नहीं आती है। ये ऊपर वाला जो एरिया है इसको क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा सर, आपने बताया अभी कि अगर किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन बना देता हूं तो उसको तो नॉर्मल कहा जाता है। सर अभी आपने बोला कि जब लाइट को हम ऐसे मारते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इंसिडेंट। तो इस वाली रे का नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे, और टकराकर रिफ्लेक्ट हो गई है तो इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इनको कोई भी नाम दे दो, इसको दे दो ए, इस वाले पॉइंट को नाम दे दो बी, और इसको नाम दे दो मान लो ओ, और ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोल रहे हो, हाँ नॉर्मल। नॉर्मल को हम एन से डिनोट कर सकते हैं। आपका पहला रूल कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब बच्चों क्या कहना चाहता हूं मैं कि ये मान लीजिए मैंने नॉर्मल बना दिया, लाइट को जब मैं ऐसे मारता हूं ना ऐसे, तो लाइट ऐसी चली जाती है। तो ऐसे मार के बताओ, ऐसे अगर मैं लाइट ऐसी मारूंगा तो लाइट ऐसी लौट जाएगी, अगर मैं लाइट ऐसी मारूंगा तो लाइट ऐसी लौट जाएगी। तो क्या बात समझ में आती है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई भले मैं कितने भी एंगल से लाइट को मारूंगा, लाइट उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो पहला रूल आपके समझ में आ गया है। पहला रूल हमारा क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है, एंगल ए ओ एन। देखो जरा, ए ओ एन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का एंगल क्या है, बी ओ एन। तो हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। देखो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं उस प्लेन के, ये हमारा प्लेन है और उस प्लेन के एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। तो दूसरा रूल हमारा कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। सर इसके दो रूल होते हैं, हाँ बच्चों दो ही रूल होंगे। पहला रूल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड रूल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। बच्चों एंगल आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर का मतलब होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो ये वाली लाइन है इंसिडेंट रे, और इसने रिफ्लेक्ट होकर कौन सा एंगल बनाया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाली रे है कौन सी है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, और इसने जो एंगल बनाया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बीच वाली लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ये ऊपर रिफ्लेक्शन कर रहा है इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और नीचे वाला रिफ्लेक्शन नहीं करता है इसलिए इसको बोला जाएगा पॉलिश्ड सरफेस। दोनों लॉ आपको समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों इमेज की। तो बच्चों इमेजेस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया। आने वाले समय में जो भी हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि इमेज भाई सीधी बनी है कि उल्टी बनी, रियल है या वर्चुअल है। बच्चे एक बात और कहते हैं कि सर आप ऑप्टिक्स जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हो, है ना। तो अब मैं भी तो जानूँ भाई कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अभी जब रिकॉर्डिंग करूँगा, खुद देखूंगा तो समझ में आएगा कि हाँ भाई सही कहते हैं बच्चे, नहीं कहते। तो आप भी मुझको बताइएगा कमेंट करके कि भाई कैसा मैंने पढ़ाया क्या। तो इमेजेस दो तरह से बनेंगी, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज आर इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। मतलब ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा हुआ है, इमेज आपकी उल्टी बन जाए तो उसको क्या बोलोगे बच्चों, रियल इमेज। एग्जांपल दीजिए सर। मैं आपको कॉनकेव मिरर का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आगे पढ़ाऊंगा तो अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखो जरा बच्चों, मान लीजिए आपका ये क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर है। पोल, इसको फोकस को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया यहाँ, लाइट पहले गई, यहाँ से लौट गई। तो ऑब्जेक्ट तो हमने कैसे रखा था बच्चों, सीधा। देखो इसका हेड कहाँ पर, ऊपर, टेल कहाँ है, नीचे। तो ऑब्जेक्ट हमने कैसे रखा था, ऐसा रखा था। इमेज जो बन के आई है वो कैसी बनी है, उल्टी। जब भी उल्टी इमेज बनेगी तो उसको क्या बोला जाएगा, रियल इमेज। इमेज कैसी है बच्चों, रियल एंड इन्वर्ट। सर वर्चुअल इमेजेस का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज हमेशा कैसी बने, सीधी बने, तो उसको क्या बोला जाएगा, वर्चुअल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो इमेज भी कैसी बनेगी, सीधी। रियल का मतलब होता है असली,
और वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जैसा कोई है, पर वहां पर हमारे जैसा कोई भी नहीं होता है। देखो बच्चों, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मान लीजिए यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है, तो मैं जब अपने आप को मिरर में देखूंगा तो जितनी दूरी पर मैं खड़ा हुआ हूं उतनी दूरी पर मैं अपने आप को खड़ा हुआ पाऊंगा। तो एक्चुअलिटी में उस मिरर के पीछे तो कुछ है नहीं, पर फिर भी हमें लग रहा है। तो हमें लग रहा है, हमें आभास हो रहा है, इसलिए उस इमेज को क्या कहा जाता है? वर्चुअल इमेज। सर आपने कहा कि रियल इमेजेस उल्टी बनती हैं, तो हमें एग्जांपल दो। बेटा चम्मच लेना और चम्मच के सामने ऐसे खड़े हो जाना चम्मच को लेके, है ना, अपना ही चेहरा आपको उल्टा नजर आएगा, है ना, तो उसको कहा जाता है रियल इमेज। ठीक है, मिरर के सामने जाओगे तो अपने आप को सीधा का सीधा पाओगे, तो आपकी जो इमेज बनेगी उसको क्या कहा जाएगा? वर्चुअल इमेज। ये जो इमेज बनी है ये है रियल एंड इन्वर्टेड, और इस इमेज को क्या कहा जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बच्चों, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। दोनों की बात करते हैं। रियल इमेज स्क्रीन पर आ जाती हैं, पर वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पर नहीं आती हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है बच्चों, जरा जानो। मान लीजिए बच्चों, आपने यहाँ पर एक पेपर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा? ये एक पेपर रख दिया। अच्छा, मैंने जब ऑब्जेक्ट को रखा तो ऑब्जेक्ट की इमेज अगर उस पेपर पर आ गई तो इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब वो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकती है। पर अगर मैं इस मिरर के पीछे जाकर एक कागज रख दूं, आपका जो मिरर था उसके पीछे कागज रख दो, है ना, तो उसके ऊपर तो कोई भी इमेज बनी हुई नजर नहीं आएगी, तो उसके पीछे हमें इमेज नहीं मिलेगी, इसलिए इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो याद रखना है कि जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं उनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, पर जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती हैं उनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, उन्हें हम किसी पेपर के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो बच्चों, रियल इमेज आर फॉर्म्ड, रियल इमेज बनती है कब? इफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कन्वर्ज टू अ पॉइंट। लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाए, आ जाए किसी एक पॉइंट पर, कन्वर्ज हो रही है ना। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा होना। तो रियल इमेज जो है वो कब बनेगी? जब लाइट कन्वर्ज होगी। अच्छा, वर्चुअल इमेज कब बनेगी? वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। भाई रिफ्लेक्शन होने के बाद एपियर, हमें ऐसा आवाज हो रहा है, हमें लग रहा है कि वो जो लाइट है वो किसी एक पॉइंट से आ रही है। देखो बच्चों, क्या कहना चाहता हूँ, डीपली समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, पर समझने की कोशिश करोगे तो 100% समझ में आएगा। मान लीजिए आप किसी मिरर के आगे खड़े हुए हैं और अपने आप को ही देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर मेरे जैसा कोई बंदा खड़ा हुआ है, वहां से लाइट आ रही है, बट एक्चुअलिटी में वहां पर कोई भी नहीं है। तो यही कहना चाहती है हमारी डेफिनेशन कि वर्चुअल इमेज तब बनती हैं जब रेज जो होती है, लाइट जो होती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वो किसी एक पॉइंट से आ रही हैं। हमें ऐसा, इस बंदे को ऐसा लगेगा कि यहां से लाइट आ रही है, उसके जैसा बंदा नजर आ रहा है, बट एक्चुअलिटी वहां पर कोई नहीं होगा। वर्चुअल इमेजेस कन्वर्ज नहीं होती, हमें ऐसा लगता है कि वो किसी पॉइंट से आ रही हैं। ये अंतर है बच्चों रियल इमेज और वर्चुअल इमेजेस का, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी की इमेज बनाएंगे तो हमें इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, हमें इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। रियल इमेजेस कैसी बनती हैं? रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बन जाए मतलब रियल इमेज, सीधी बनेगी मतलब इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज को क्या कहा जाता है? वर्चुअल। ठीक है बच्चों, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये तब बनती है जब लाइट कन्वर्ज होती है, और ये तब बनती है जब हमें लगता है कि लाइट किसी पॉइंट से आ रही हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों मिरर की, कि मिरर कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ बच्चों कितने टाइप के मिरर होते हैं, तो बच्चों बड़े तुरंत जवाब देते हैं सर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, है ना। शायद आपके दिमाग में भी ये चल रहा हो सर दो ही तरह के होते हैं, एक तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नहीं बच्चों, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। मिरर दो तरह के तो होते हैं, वो होते हैं प्लेन एंड स्फेरिकल। मिरर दो तरह का होगा, एक को बोलेंगे हम प्लेन मिरर और एक को बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखो बच्चों, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, प्लेन 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 जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो बच्चों? प्लेन, चपटा, उसको क्या बोला जाएगा? प्लेन मिरर। अच्छा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो बच्चों? स्फेरिकल हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? स्फेरिकल मिरर। चल बात करते हैं सबसे पहले प्लेन मिरर की और खासियत की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर की खास बात क्या है बच्चों? एक बार जरा देखो, ये हमने ऑब्जेक्ट प्लेस की, नहीं मजा नहीं आया
तो ये इसमें मज़ा नहीं आता। कोई इजी एग्जांपल दिया करो ना, ये इतनी टफ चीज़ें क्यों बनाते हो सर, हमें तो हमसे बनती ही नहीं। तो लो भैया प्लेन। तो बच्चों प्लेन मिरर की खासियत क्या है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो इमेज बनती है वो भी उतने ही डिस्टेंस पर बनती है। कितने डिस्टेंस पर बनेगी बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो हमारी जो इमेज थी वो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगी। प्लेन मिरर की खासियत क्या है कि जितने डिस्टेंस पर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ उतने ही डिस्टेंस पर हमारी इमेज बनती है। और प्लेन मिरर की दूसरी खासियत बात क्या है कि जितनी हाइट हमारे ऑब्जेक्ट की होती है उतनी की उतनी हाइट हमारी इमेज की भी होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर की। तो उसमें आपको कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं, उनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए ना हमने क्या किया, ये जो कांच था हमारा जो प्लेन था इसको हमने गर्म किया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, हज़ारों डिग्री सेल्सियस पे हमने जाकर इसको गर्म किया तो ये मेल्ट हो गया। और जब मेल्ट हो गया तो हमने इसको एक बॉल के रूप में बदल दिया, स्फेरिकल के रूप में बदल दिया। इसलिए इस मिरर का नाम क्या है बच्चों? स्फेरिकल मिरर। वेरी गुड सर, आप गोला बड़ा अच्छा बनाते हो, एक बार और बना के दिखाओ। बिल्कुल बना देंगे भैया। स्फेरिकल मिरर हमने बनाया, ठीक है बच्चों। अच्छा, जब भी आप कोई सर्कल बनाते हैं तो सर्कल के लिए आपको एक सेंटर पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो इस सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? सी। तो सी का मतलब क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, मैं यहां पर एक लाइन खींचता हूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है। मैंने बच्चों यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है जो लाइन हमारे सेंटर से होती हुई जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है। तो इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। पापा, ये जो लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वो लाइन होती है जहां पर सारे पॉइंट लाई करते हैं, मतलब जो इस लाइन पर जो भी पॉइंट आएंगे अभी वो सारे लाई करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। अच्छा, ये लाइन जो आपने खींची है सर, ये दो पॉइंट पर हमारे मिरर को भी टच कर रही। तो जिस पॉइंट पर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को टच करती है उस पॉइंट को कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है बच्चों? पोल। तो P का मतलब क्या होगा? पोल। सर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये तो सर्कल की रेडियस है। देखो ना बच्चों, यहां से लेके P से लेके C तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है? रेडियस। इसको क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको आप बोलोगे क्या बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसे आप क्या बच्चों बोलोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा सर, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को अगर मैं आधा कर दूं तो उसको क्या बोला जाएगा? फोकस। क्या ये वाले डिस्टेंस को भी सर आधा करो, P से लेके F तक का जो डिस्टेंस है या फिर C से लेके F तक का जो डिस्टेंस है जिसको फोकल लेंथ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को फोकल लेंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्या बोल सकते हो? फोकल। सर अब इस मिरर को बीच में से आप तोड़ दो, बीच में से आप काट दो। ठीक है बच्चों, काट देते हैं भाई। एक को बाहर से पॉलिश करना और एक को अंदर से पॉलिश कर देना। तो एक को बोलेंगे हम कॉनकेव और एक को बोलेंगे कॉन्वेक्स। एक को तो हमने कहाँ से? अंदर से पॉलिश किया है और एक को हमने कहाँ से पॉलिश कर दिया बच्चों? बाहर। याद रखना है डैश डैश वाला पॉलिश सरफेस, जिस वाले सरफेस पर कोई भी डैश डैश लाइन नहीं बनी हुई है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक को बोला जाएगा कॉनकेव और एक को बोला जाएगा कॉन्वेक्स। याद रखने का तरीका क्या है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव बनाता हो, गुफा बनाता हो। केव का मतलब क्या होता है बच्चों? गुफा। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव बनाता है उसको क्या बोला जाएगा? कॉनकेव। तो सर इस वाले मिरर का नाम क्या है? कॉनकेव। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये जो मिरर था ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है बेटा? केव, अंदर गुफा वाला है ना, अंदर का सरफेस होगा तो कॉनकेव। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। ये देखो बाहर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखो अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। वेरी गुड बच्चों, याद रखना है आपको पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। सर अपर्चर क्या होता है? अपर्चर का मतलब है कि हमारे मिरर का जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उस पूरे के पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपर्चर कहा जाता है। तो इसलिए हम ना यहां से लेकर यहां तक लाइन खींच देते हैं ऐसे,
है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींच दी, मतलब इस लाइन के अंदर आने वाला, इस लाइन के बाहर की तरफ आने वाला जितना भी सरफेस है उसको क्या कहा जाएगा, अपर्चर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपर्चर कहा जाता है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, इनको एक दूसरे से सेपरेट कर लीजिएगा। देखो बच्चों एक बार सेपरेट कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, इसको अपन ने ऐसे अंदर से पॉलिश किया, सर इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर आ रहा है, बल्ज आउट हो रहा है, तो बाहर आ रहा है तो उसको क्या बोलते हो, कॉन्वेक्स। ठीक, यहाँ से एक लाइन खींचोगे, इसका नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज पोल। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपने अपने प्रोटेक्टर को रख के आर्क लगाया था क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर मैं क्या कर दूँ बच्चों, आधा कर दूँ तो इसको क्या बोला जाएगा, फोकस। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ। हम बात कर लें ऑन, सर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव बनाता है, गुफा बनाता है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कौन केव। ठीक है बच्चों, ये वाले पॉइंट को पोल, ये वाले पॉइंट को फोकस और ये वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों। अच्छा, अपर्चर, सर यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं अपर्चर। सर यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा अपर्चर। वेरी गुड। तो सारी बातें बच्चों आपको समझ में आ गई हैं। अभी जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े इनकी सबकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, तो जल्दी से हम सारी की सारी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सारी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, पहले कर लिए। चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी मैंने बताया कि हम कोई भी स्फेरिकल मिरर बनाते हैं तो एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लेने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो जो सेंटर पॉइंट है उसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। ये वो सेंटर है जो हमने इमेजिन किया था स्फीयर, उस स्फीयर का क्या है बच्चों, सेंटर है। जिस सेंटर से हम मिरर को क्या कर देते हैं, अपार्ट कर देते हैं, जिस सेंटर से हम मिरर को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फेरिकल मिरर की वो रेडियस होगी किस, उस इमेजिनरी स्फीयर की जहां से मिरर को हमने क्या किया था, अपार्ट किया था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक के डिस्टेंस को बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमारा जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उसका जो बीच वाला पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको कहा जाता है बच्चों पोल। वेरी गुड। जो लाइन हमारे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती थी उसको बोला जाता था प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस, पीए पापा, है ना, याद रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द लाइन। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक लाइन है जो कि ज्वाइन कराती है हमारे पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। फोकल लेंथ क्या है बच्चों, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये वो डिस्टेंस है पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते थे फोकस। देखो जरा एक बार, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। सर ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो अभी मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि जब हम लाइट को ऐसे मारते हैं ना तो फोकस से गुजर के जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से कहती हैं सारी की सारी लाइट रे पैरेलल। तो ये जो लाइट रे होती हैं जब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं, है ना बच्चों। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, उस स्फेरिकल मिरर के उस पॉइंट को जहां पर पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी लाइट रे पैरेलल जब थी तो कहां पे, एक ही पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो रही है भैया, फोकस पे। तो उस फोकस का नाम क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि सारी की सारी लाइट रे उसी पॉइंट पर आके मिली। सर ये F इज इक्वल टू R/2 क्यों लिख दिया बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो था वो क्या था बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को अगर हम आधा कर दें तो क्या आता है, फोकस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा कर दो तो मतलब क्या आ जाएगा, फोकस। इसलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2। फोकल लेंथ का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो अपर्चर का मतलब क्या है, द डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। भाई वो डायमीटर किसका बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। मतलब कुल मिलाकर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना हमारा, यहाँ से आता है एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है उसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करते थे। हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है उसको बोलते हैं अपर्चर। तो आज अपन ने सबसे पहले सीखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइट एट द सेम प्लेन। उसके बाद हमने सीखा इमेज, दो तरह की इमेज होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
और उसके बाद हमने सीखा टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाएगा प्लेन मिरर और एक को बोला जाएगा स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर बेटा दो तरह का होगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। दोनों के बारे में हमने डिस्कशन किया और उनके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो ये जो पार्ट आपने अभी पढ़ा, इसको आप अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने भाइयों की, अपने दोस्तों की मदद कीजिए इस वीडियो के थ्रू पढ़ाई की, है ना। मैं आसान से आसान तरीके से कोशिश करता हूँ पढ़ाने की, तो बिल्कुल भी आप भी मेरी मदद कीजिए उन तक ये वीडियो पहुँचाने में। और लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।